चलो शुरू करते हैं। थोड़ा फोकस करना सब लोग, चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होगा। बात करते हैं एक एक करके। एनी आइडिया अबाउट ईएमआई क्या होता क्या? हाँ, फुल फॉर्म तो यहाँ लिखा हुआ है, इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके अलावा अगर कुछ जानते हैं इसके विषय में तो बताइए। टोटल अमाउंट ऑफ मनी थोड़ा थोड़ा टाइम में देंगे। देखो, तो मैं कह रहा था कि ईएमआई सुना तो है ही आप लोगों ने कि ईएमआई का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से बताओ, ईएमआई का मतलब आपके हिसाब से? इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और डीपली अगर बात करें तो होता ऐसा है कि हम कहीं जाएं, जाके पैसा उधार मांगे और उस पैसा को कुछ समय के लिए अपने पास में रखें। तो अगर किसी भी पैसा को आप पहले उधार मांगते हो, बोरो करते हो कहीं से, थोड़े टाइम के लिए अपने पास में रखते हो, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपको उस पैसे में उतने टाइम पीरियड के लिए किसी एक रेट से आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास में पैसा थोड़ा कम है तो आप एक प्लान ऐसा कर सकते हो कि हम पैसा रिपे करेंगे, लेकिन हर महीना महीना के फॉर्मेट में रिपे करें। ठीक है? और उसमें भी आप एक कंडीशन डाल दो कि हम एक पर्टिकुलर डेट पे पे करेंगे और हर महीना हमारा अमाउंट सेम रहेगा। मान लो कि मैं अगर 5,000 करके दे रहा हूँ तो हर महीना मैं 5,000 ही दूंगा, या मान लो कि मैं अगर 7,000 करके दे रहा हूँ तो मैं हर महीना 7,000 करके ही दूंगा। इस टाइप का ट्रांजेक्शन अगर आप सेटअप करते हैं तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाएगा बताओ? ईएमआई। इसमें 3-4 कंपोनेंट एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। पहले आप क्या करोगे? पैसा बोरो लोगे, फिर उसको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखोगे, तो उस पैसा पे उस टाइम पीरियड के लिए किसी एक फिक्स रेट से आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो आपको प्रिंसिपल भी रिपे करना है और इंटरेस्ट भी रिपे करना है। यू सेड की ये रिपेमेंट हम एक साथ नहीं करेंगे, मंथली मंथली फॉर्मेट में करेंगे। जिसमें दो बात होना चाहिए, तारीख फिक्स होना चाहिए कि इतने तारीख को पैसा रिटर्न करना है, और दूसरा क्या फिक्स होना चाहिए? अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि एक महीना अगर 5,000 रिटर्न किया तो बाकी सारे महीने में 5,000 करके ही रिटर्न करेंगे। इस टाइप के रिपेमेंट का अगर कोई भी सेटअप है तो उस सेटअप को बेसिकली क्या बोला जाएगा बताओ? ईएमआई। अब इसमें जो 5,000 करके हम रिपे कर रहे हैं वही उसी को बोला जाता है ईएमआई, या आप इंस्टॉलमेंट भी उसको बोल सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार पहले इसका डेफिनेशन देखो। इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई, एज द नेम सजेस्ट्स, इज अ फिक्स्ड पेमेंट मेड बाय अ बोरोवर टू अ लेंडर on a specified date of each month. In other words, EMI is one part of an equally divided monthly payments to clear off an outstanding loan within a stipulated time frame. EMI comprises of both the principal and interest component of an outstanding loan. इस लाइन को मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा रुक के इस पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। बाकी डेफिनेशन तो क्लियर है मेरे ख्याल में। इस लाइन पे थोड़ा रुक के बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। इसके बाद में है कि ईएमआई यानी कि जो आपका इंस्टॉलमेंट बैठेगा कि महीना महीना आपको कितना रुपया देना है, ठीक है ना, वो 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक एक करके सारे फैक्टर को समझते हैं। एक फैक्टर है लोन अमाउंट। क्या है फैक्टर बताओ? लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट और ईएमआई के बीच का जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा है कि लोन अमाउंट आपका जितना ज्यादा, ईएमआई का वैल्यू ऑब्वियसली आपका उतना ज्यादा रहेगा। लोन अमाउंट जितना कम, ईएमआई का वैल्यू उतना क्या रहेगा? कम। गिवन दैट कि बाकी फैक्टर्स जो है वो आप फिक्स रखते हो, सेम रखते हो। दूसरा फैक्टर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप देखो और बाकी चीज को आप फिक्स कर दो कि मान लो कि पैसा फिक्स है आपका, टेन्योर फिक्स है आपका, और इंटरेस्ट रेट को ही अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ऑटोमेटिकली ईएमआई आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट रेट कम करने से आपका ईएमआई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? ये थोड़ा सा उल्टा बिहेव करता है। अगर लोन अमाउंट ऑफ और इंटरेस्ट रेट को अगर आप फिक्स कर दो, ठीक है, लोन टेन्योर हो गया मतलब टाइम पीरियड जिसमें आप लोन टोटली रिपे करने का प्लान कर रहे हैं, तो टेन्योर बढ़ाने से आपका ईएमआई जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और टेन्योर कम करने से आपका ईएमआई जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंडेबल है। कम समय में, मान लो कि लोन है आपका 5 लाख रुपया का, तो आप प्लान कर रहे हैं कि हम 1 साल में चुका देंगे, तो आपको पूरा 5 लाख एक ही साल में देना है, तो ज्यादा ज्यादा करके आपको रिटर्न करना होगा। पर आप अगर बोलते हैं कि 5 लाख रुपए को हम 10 साल में चुकाएंगे, तो उस केस में आप थोड़ा कम कम करके भी रिपे करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो टेन्योर को अगर आप फ्लक्चुएट कराते हो, बाकी चीज को अगर फिक्स रखते हो, तो रिलेशनशिप ऐसा होगा कि टेन्योर का बढ़ने से ईएमआई आपका कम हो जाएगा, और टेन्योर के कम होने से ईएमआई आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल? टाइम पीरियड। ठीक है? उसके बाद में ईएमआई कैलकुलेट करने का देयर आर 2 वेज। एक का नाम है फ्लैट रेट मेथड और दूसरे का नाम क्या है बताओ? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है मेरे ख्याल में? 2003-4 के आसपास तक ना दुनिया में सारा लोन का जो ट्रांजेक्शन है वो फ्लैट रेट मेथड से ही होता था। ठीक है? फ्लैट रेट मेथड लेकिन थोड़ा सा डिफेक्टिव था। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिफेक्ट क्या था इसके अंदर में। सपोज करो कि आप 5 लाख रुपया का लोन लेते हो, टाइम आप मान लो कि 2 साल का लेते हो। 2 साल, ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मान लो कि आप 12 साल का लेते हो। ठीक है? और कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%।
फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है कि ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि ये पूरा पैसा आप 12 साल के लिए रोक के रखोगे, ब्लॉक करके रखोगे, तो इस पैसे पे 12 साल के लिए 10% के हिसाब से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, फिर प्रिंसिपल वो भी आपको रिटर्न करना है, प्लस 12 साल का इस रेट से जो इंटरेस्ट बना आपको वो भी रिटर्न करना है। तो आपको टोटल कितना रिटर्न करना है उसके हिसाब से प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ये कर दिया जाता है कि जितने साल में आपने प्रॉमिस किया कि आप रिपे कर दो। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको कर करके भी दिखाता हूँ। ये जैसे 5 लाख है तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, प्लस इंटरेस्ट कितना बनेगा इसमें 12% की, मतलब 12 साल के लिए 10% के हिसाब से 5 लाख इंटू 10/1200 हो जाएगा इंटू 12 इंटू फिर से एक बार 12। ये क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। रेट को हमने मंथली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो इसको 10/100 होना चाहिए था, लेकिन मंथली फॉर्मेट में अगर करोगे तो एक साल में ट्रांजेक्शन कितना होगा आपका 12, इसीलिए 12 से फर्दर डिवाइड करना होगा इसको। फिर क्या है कि साल भर में ट्रांजेक्शन आपका कितना होगा 12, तो यहां पर जो फैक्टर है आपका वो डायरेक्टली टाइम होना चाहिए, टाइम या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो उस हिसाब से 12 साल में 12 करके कितना ट्रांजेक्शन करोगे आप 12 इंटू 12। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल दैट यू आर सपोज टू पे। फिर आपने प्रॉमिस किया कि 12 साल में आप रिपेमेंट करेंगे, तो इसको आप डिवाइड कर दो। 12 साल में अगर आप महीने महीने के फॉर्मेट में रिपेमेंट करते हो तो कितने बार रिपेमेंट करोगे आप, ये कितने पार्ट में रिपेमेंट करोगे 12 इंटू 12, 12 साल में हर साल 12 पेमेंट, तो टोटल 144 आएगा मेरे ख्याल में। तो नीचे मैं डाल दूंगा 140, ठीक है, हमको लगा कर लिए होगी। देखो इसको ऐसे नहीं करते थे, जैसे 5 लाख का अमाउंट। ओके, तो कैलकुलेट करके ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में कितना आ रहा है आप लोग का 7638.89। अब आपका जो ईएमआई है वो इस सिचुएशन का इतना बैठ गया, मतलब आपको हर महीना इतना इतना रुपया देना है। कितने साल तक देना है 12 साल तक देना है, और आपका लोन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस पैसे से उसने क्या क्या रिकवर किया आपसे, प्रिंसिपल रिकवर किया, और उस प्रिंसिपल पे लगने वाला क्या रिकवर किया, इंटरेस्ट भी रिकवर कर लिया। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। लेकिन इस आइडिया में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है वो बताओ। ये जो आइडिया है ये समझो कि कस्टमर के फेवर में नहीं था, बैंक के फेवर में था, बहुत गंदे तरीके से। तो बैंक वाला लोग को मजा ही मजा आ रहा था, और कस्टमर का मतलब छोड़, अब क्या बोलूं, कट रहा था बस। बीच में अगर पैसा दे रहा हो, अब समझो एक चीज को, ये जो आप ईएमआई दे रहे हो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा पार्ट प्रिंसिपल का भी जा रहा है और थोड़ा पार्ट इंटरेस्ट वाला भी जा रहा है। क्लियर मेरे ख्याल में। और थोड़ा और ध्यान से मैं सोचूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, लाइक दिस डिवाइडेड बाय दिस अगर मैं करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें मेरा प्रिंसिपल का कितना पार्ट रिपे हो रहा है, और दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है। मतलब दिस पर्टिकुलर ईएमआई, दिस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। एक में थोड़ा सा प्रिंसिपल रिपे हो रहा है और दूसरे में थोड़ा सा क्या रिपे हो रहा है बताओ, इंटरेस्ट रिपे हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि बैंक वाले ने अज्यूम किया कि मैं ये पूरा पैसा 12 साल के लिए लटका के रखूंगा। ये तो गलत बात है ना। पहले दिन से जब मेरा पहला इंस्टॉलमेंट गया वहीं से तो थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक का मैं वापस कर रहा हूँ प्रिंसिपल में से। लाइक 5 लाख रुपया सपोज करो कि मैंने शुरुआत में लिया था, ये बोल के कि 12 साल के बाद में पूरा पैसा रिटर्न कर दूं। लेकिन जब मैं ईएमआई के फॉर्मेट में रिपेमेंट करना स्टार्ट किया, ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, अगर मैं मान लूं कि इसमें 4000 रुपया सपोज करो कि प्रिंसिपल वाला पार्ट है, तो 4000 करके मैं पहली इंस्टॉलमेंट से ही प्रिंसिपल रिपे करने लग गया। एक साल के बाद में मेरा कितना प्रिंसिपल रिपे हो चुका हो 48,000। ये क्लियर है। तो एक साल के बाद में प्रिंसिपल कितना बचा होगा मेरे नाम पे, आई थिंक 4,52,000। आ रहा बात समझ। अगले 11 साल के लिए तो मेरा प्रिंसिपल ड्यू कितना है, लेकिन अगला तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया पूरा 12 साल का 5 लाख, जबकि मैंने प्रिंसिपल दे दिया था उसको थोड़ा सा। तरीका तो गलत हुआ ना फिर ये। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। अगला ये अज्यूम किया कि हम ये पूरा 5 लाख रुपया पूरा 12 साल तक अटका के रखेंगे। फ्लैट रेट मेथड में यही होता है। और वो पूरे 12 साल का 5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और हमको ईएमआई बना के दे रहा है उसका। दैट इज रॉन्ग। आया बात समझ। तो बाद में जाके ये चीज अब चेंज हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, आरबीएम मेथड। ठीक है। आरबीएम मेथड के अंदर में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट आगे बढ़ता जाएगा ना, तो धीरे धीरे वो लोग कुछ कैलकुलेशन वगैरह करता है। हमको उसके फॉर्मूले के प्रूफ में इतना नहीं जाना,
बट आरबीएम मेथड में आप ऐसा समझो कि पूरा का पूरा टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल को सेम नहीं माना जाता। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा प्रिंसिपल को लोग धीरे धीरे क्या करता जाता है, रिड्यूस करता जाता है। ठीक है, अब यहां से मैं उस बात पे बोलना चाहूंगा कि एवरी इंस्टॉलमेंट दैट यू रिपे, ठीक है, इन लियो ऑफ दिस लोन विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन प्रिंसिपल एंड अदर इंटरेस्ट। फ्लैट रेट मेथड में क्या है कि अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से करो तो यू विल गेट इट कि इसमें थोड़ा प्रिंसिपल है, थोड़ा क्या है, इंटरेस्ट है, एंड एवरी इंस्टॉलमेंट विल कंसिस्ट सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आ रहा बात समझ, क्लियर मेरे ख्याल में। लेकिन आरबीएम मेथड के अंदर में क्या होगा, और ये गलत है, गलत इसलिए क्योंकि धीरे धीरे तो प्रिंसिपल रिपे कर रहे हो ना, उस चीज को तो कंसिडरेशन में लेना चाहिए था, लेकिन इसमें तो नहीं लिया हुआ है। आरबीएम मेथड में लेकिन क्या होगा कि उसमें भी ईएमआई आपका फिक्स रहेगा। वन पार्ट ऑफ ईएमआई विल बी रिपेड फॉर प्रिंसिपल एंड वन पार्ट ऑफ ईएमआई विल बी रिपेड फॉर व्हाट, इंटरेस्ट। फ्लैट रेट मेथड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जितना प्रिंसिपल रिपे हो रहा है और जितना इंटरेस्ट रिपे हो रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी उतना ही जा रहा है, थर्ड में भी उतना ही जा रहा है, फोर्थ में भी उतना ही जा रहा है, हर जगह उतना ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन आरबीएम मेथड के अंदर में क्या होगा कि शुरू का जो आप इंस्टॉलमेंट्स रिटर्न करोगे ना, उसमें ज्यादा लार्ज चंक, ज्यादा बड़ा पार्ट इंटरेस्ट रिपेमेंट का होगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट का पार्ट बहुत कम होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, लाइक टोटल इंस्टॉलमेंट कितना देना है आपको, 144, तो शुरू का मान लो कि आप समझो कि इसका आधा कर दो, आधा कितना होगा इसका, 72। तो फर्स्ट 72 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पार्ट ज्यादा होगा, प्रिंसिपल का पार्ट कम होगा। और लास्ट ये सेकंड 72 इंस्टॉलमेंट जो आपको और देना है, ये लास्ट का मानो कि 10 इंस्टॉलमेंट 20 इंस्टॉलमेंट जो आपको देना है, उसमें इंटरेस्ट का पार्ट बहुत कम होगा और प्रिंसिपल का पार्ट बहुत ज्यादा है। ये चीज थोड़ा आप याद रखें, ठीक है। यही बात यहां अंडरलाइन किया था मैंने, देखो EMI, the installment which we pay comprises of both what, principal and interest component of the outstanding loan. Flat rate method में, एक सेकेंड, फ्लैट रेट मेथड में इट इज कंसिस्टेंट कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जितना प्रिंसिपल रिपे हुआ, जितना इंटरेस्ट रिपे हुआ, सेकंड में भी उतना ही हुआ, थर्ड में भी उतना ही हुआ, फोर्थ में भी उतना ही हुआ, लास्ट वाले में भी उतना ही हुआ। लेकिन आरबीएम मेथड में दिस विल चेंज। आरबीएम मेथड में क्या होगा, शुरुआत का इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट का पार्ट ज्यादा होगा, प्रिंसिपल का पार्ट कम होगा, और बाद के इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा, प्रिंसिपल का पार्ट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट का पार्ट कम होगा। एमोर्टाइजेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, इस बात पे हम फिर चर्चा करेंगे एक बार, लेकिन आप इसको थियोरेटिकली याद रखना। ये एजर्शन रीजनिंग, ये सपोज करो कि एमसीक्यू, ये ट्रू एंड फॉल्स कोई भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। क्लियर, एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूं, एनी इंस्टॉलमेंट दैट आई रिपे फॉर अ लोन इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फ्लैट रेट मेथड के अंदर में एवरी इंस्टॉलमेंट विल कंटेन सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आरबीएम मेथड में शुरुआत का जो इंस्टॉलमेंट्स होगा, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा, प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट कम होगा, लेकिन जो बाद का इंस्टॉलमेंट्स होगा उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल ज्यादा होगा और इंटरेस्ट कम होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। और हम लोग के फेवर में, वैसे तो ये भी बैंक को ही ज्यादा फेवर करता है, लेकिन स्टिल इससे बेटर है ये वाला। सेम लोन के लिए इस वाले मेथड से अगर आप रिपेमेंट करते हो तो ज्यादा रिपे करोगे आप, इस वाले मेथड से करते हो तो आप कम रिपे करोगे। क्लियर मेरे ख्याल में। तो ये दोनों समझ में आ गया। अब आ जाते हैं फ्लैट रेट मेथड के ऊपर के फॉर्मूले पे। देखो यहाँ पे पहले तो इसका डेफिनेशन पढ़ लो। In this method, the principal amount remains constant, same throughout, and the interest is charged on the principal at the constant rate throughout the loan tenure. In other words, each interest is calculated based on the original loan amount, that is the principal loan amount, even though the loan balance is being paid down. ये मैंने समझा दिया आपको, डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैं फिर से एक ही बात बोलूंगा कि पूरे टेन्योर में, पूरा 12 साल 10 साल जितना का भी आपका लोन का पीरियड है, पूरे पीरियड में मेन प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल मान लिया जाता है, जबकि वैसा होता नहीं रहता। ठीक है, ये फ्लैट रेट मेथड का तरीका है। क्लियर मेरे ख्याल में। और इस तरीके के बिहाफ पे फ्लैट रेट मेथड का अपना फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली इस चीज को कॉपी करो, लिखो फॉर फ्लैट रेट मेथड, फॉर फ्लैट रेट मेथड EMI is equals to P into I plus 1 by N, I plus 1 upon N। ठीक है, साइड में लिखना P is equals to प्रिंसिपल लोन अमाउंट, P is equals to प्रिंसिपल लोन अमाउंट, P is equals to प्रिंसिपल लोन अमाउंट, I is equals to R by K into 100, R by K into 100। ये I का कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो सिंकिंग फंड में भी हम यूज कर रहे थे। यहाँ पर मंथली फॉर्मेट में काम चलेगा तो K का वैल्यू कितना लेना होगा, 1200, तो R अपॉन ये कितना हो जाएगा आपके लिए, 1200।
लिखो आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन 1200, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पर भी एक बार देखो, सिंकिंग फंड में आपको याद होगा कि एन का मतलब क्या होता था, के इंटू टी, राइट। टी मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर्स और के मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन 1 ईयर। सिंस मंथली फॉर्मेट में काम करोगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन 1 ईयर कितना रहेगा, 12, और टाइम आपका इन ईयर्स रहेगा, तो ऑब्वियसली एन का वैल्यू हमेशा किससे निकलेगा आपके लिए, 12t। इसमें के का वैल्यू फिक्स है ईएमआई के क्वेश्चन में कि हमेशा आपको क्या लेना है, 12, चलेगा मेरे ख्याल में। ओके, ये फॉर्मूला आया कैसे, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं एक बार। लोन अमाउंट जितना आपने लिया होगा प्लस उस पर जितना आपका इंटरेस्ट बना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ जितने में आप रिपे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। लोन अमाउंट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जब इसके और डिटेलिंग में जाओगे आप तो प्रिंसिपल तो सेम ही रह जाएगा आपका, और जो इंटरेस्ट आपका आएगा ना वो ये वाला होगा। अब इंटरेस्ट के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता था बताओ, पी आर टी बाई 100, ऐसा फॉर्मूला था, राइट। इसमें लेकिन बस एक बात याद रखना कि आर और टी को अगर आप एनुअल फॉर्मेट से चेंज करके खुद को, अगर आप मान लो कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली फॉर्मेट में जाते हो तो इन दोनों को रीएडजस्ट करना होता है, आर को और टी को, ठीक है। आर को क्या करना होता है कि जिस टाइप के फॉर्मेट में आप जाओगे उसके हिसाब से एक नंबर से डिवाइड करना हो। जैसे मान लो कि मैं अगर एनुअल कर रहा हूं तब तो सब बढ़िया है एकदम, अगर मैं हाफ ईयरली कर रहा हूं तो आर की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, r/2, क्लियर है, सही कह रहा हूं। अगर क्वार्टरली कर रहा हूं तो आर की जगह क्या लिखूंगा, r/4, मंथली कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, r/12। सिमिलरली टी का क्या होता है कि टी का मतलब है कि ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड के अंदर में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब मान लो कि 5 साल के लिए काम हुआ और आप ईयरली फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ईयरली फॉर्मेट में 5 साल में कितना ट्रांजेक्शन हो जाएगा, 5, तो छेड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन मानो कि 5 साल के लिए काम हुआ और ट्रांजेक्शन हाफ ईयरली फॉर्मेट में हो रहा है, तो 5 साल में टोटल ट्रांजेक्शन कितना होगा, 10, तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर सपोज करो कि क्वार्टरली फॉर्मेट में काम चल रहा है और 5 साल के लिए काम चला रहे हो तो 20 ट्रांजेक्शन होगा, वो आपको यहाँ पर 5 से मतलब 5 नहीं सॉरी किससे 4 से मल्टीप्लाई करके आपको रियलाइज करना पड़ेगा। यहां पर सारा काम कौन से फॉर्मेट में चल रहा है, मंथली फॉर्मेट में चल रहा है। तो इसीलिए ये जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना, इसका नया चेहरा कैसा होगा, देख, P इंटू आर डिवाइडेड में मेरे को करना पड़ेगा 1200, मतलब ये वाला 100 और 12 से डिवाइड कर दिया इसे, और इसको क्या करना पड़ेगा बताओ, 12t। अब इस चीज को हम बोलेंगे P इंटू स्मॉल आई, इसको हम लोग बोलेंगे n, वही यहां पे लिखा हुआ PIN, where I stands for R upon 1200 and that 12t, n stands for that 12t। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो डायरेक्टली ये वाला चीज का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है ना। अब इसमें से P कॉमन ले लो आप और इस n को आप बांट दो, तो एक पार्ट में क्या बनेगा 1/n, दूसरे पार्ट में n कट जाए, क्या बचेगा i। तो ये बेसिकली आपकी ईएमआई का फॉर्मूला है, कौन से मेथड में, फ्लैट रेट मेथड। और किसका क्या मीनिंग है वो क्लियर है मेरे ख्याल में, फटाफट बताओ। P का मतलब प्रिंसिपल लोन अमाउंट, आई का मतलब आर डिवाइडेड बाय 1200, जहां पे आर आपका ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ, और नंबर ऑफ मंथ कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर इंटू 12 करके। क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं, पढ़िए ये वाला। आओ तो देखो ये क्या बोल रहा है, राहुल बोरोड ₹1 लाख फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है, फॉर 2 years, कैलकुलेट हिज ईएमआई यूजिंग फ्लैट रेट मेथड, ठीक है। तो लिखना ईएमआई इज इक्वल्स टू आपके लिए होगा P इंटू 1/n या P इंटू आई प्लस 1/n, ठीक है। P के जगह पर आई थिंक 1 लाख इंटू आई के जगह पर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 1200 और प्लस 1/n के जगह पर हो जाएगा 2 इंटू 12 तो 24। ये कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है, 5000। हाँ 5000 ही आना भी चाहिए, ठीक है। चलो आगे, आंसर 5000 ही था इसका। इसको देखो, कैलकुलेट द ईएमआई अंडर फ्लैट रेट सिस्टम फॉर अ लोन ऑफ ₹5 लाख विथ 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 years। फिर से वही ईएमआई इज इक्वल्स टू P इंटू आई प्लस 1/n। सो
ईएमआई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है आपका 5 लाख इनटू आई की जगह पर 10 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1/n 5 है इंटू 12 तो आई थिंक 1/60 आ जाएगा। बोलो कितना आ रहा है ये वाला 12,500 यही आंसर। देखो अगला देखो इसको पढ़ो इस पे 3 स्टार लगाना। करें डिस्कस ज्योति buys a new car for which she makes a down payment of rupees 3,50,000 यहाँ and the balance is to be paid in 3 years by monthly installment of rupees इतना if the financer charges at the rate of इतना and uses flat rate method find the actual price of the car। ठीक है अभी थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। गाड़ी का दाम ऐसे रैंडमली सपोज करो कि 14 लाख 15 लाख 20 लाख कुछ वैसा रहा हो जिसमें से कि ज्योति के पास में पहले से इतना पैसा था तो इतना पैसा उसने जाके दे दिया और जो बाकी बैलेंस पैसा बचा उसके लिए उसने एक लोन ले लिया। ठीक है वो लोन को वो कितने सालों तक रिपे करेगी 3 सालों तक। कितना करके रिपे करेगी पर मंथ 34,000 करके और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा रहा है उससे 12%। तो ये 12% 34,000 और 3 साल ये सारा यूज करके आई कैन फाइंड आउट कि लोन कितने का लिया था ज्योति। फिर अगर कोई मेरे से पूछे कि गाड़ी कितने दाम का था तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए जितना पहले दे दिया था प्लस जितना का लोन लिया था। क्लियर है ना लिखो फॉर लोन लिखना फॉर्मूला वही है ईएमआई इज इक्वल्स टू पी इंटू आई प्लस 1/n। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना। हाँ 34,000 इज इक्वल्स टू पी का नहीं पता आई का हो जाएगा 12/1200 प्लस मेरे ख्याल में 1 डिवाइडेड बाई 3 साल में करना है तो 3 इंटू 12 36। ठीक है सो दिस एम्प्लाइज 34,000 इक्वल्स टू पी इंटू यहां से आई थिंक 1/100 बचेगा और यहां से आई थिंक 1/36 बचेगा। आप ऐसे कर सकते हैं सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 इंटू 36 और ऊपर 36 प्लस 100 3 लाख सर 3 लाख नहीं सॉरी 34,000 यहाँ पे। दिस एम्प्लाइज 34,000 इंटू 100 इंटू 36 अपॉन 136 इक्वल्स टू पी। बताना कितना आ रहा है यहाँ से 9 लाख समथिंग आएगा शायद एग्जैक्टली क्या। ठीक है 9 लाख रुपया यहां से आएगा। ये 9 लाख क्या है गाड़ी का दाम की लोन अमाउंट ये लोन है और ज्योति ने अपने जेब से पहले कितना दिया था 3,50,000 तो गाड़ी का टोटल दाम कितना हो जाएगा 12,50,000। लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कार इज इक्वल्स टू 3,50,000 प्लस 9 लाख इज इक्वल्स टू 12,50,000। ठीक है ये वाला जो था 100 मल्टीप्लाई करनी ठीक है आगे चल रहे हैं यहां से। अब आता है आपके आरबीएम मेथड। डेफिनेशन पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वही डेफिनेशन है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे प्रिंसिपल को रिड्यूस करके और बचे हुए पीरियड के लिए रिड्यूस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। ठीक है आपके लिए फायदे का सौदा अगर कोई आपसे पूछे कि लोन लेना है कौन से रेट पे लोगे या कौन से सिस्टम में लोगे तो आरबीएम के फ्लैट रेट आरबीएम। ठीक है अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लो समझा चुका हूं वैसे तो बट एक बार फिर से आप रीड कर लो इसको। फॉर अ लोन विच हैज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट द ईएमआई रिमेन्स द सेम फॉर द कंप्लीट टेन्योर ऑफ द लोन। मतलब जब आप लोन लेने जाओगे ना तो वो ऐसा भी बोल सकता है आपको कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। मार्केट ऊपर गया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि नहीं नीचे जाएगा। अगर मार्केट अच्छा काम कर रहा है तो आपसे सस्ते में लोन दे देगा वो आप और मार्केट नीचे डिप हुआ तो आपका रेट जो है वो बढ़ा देगा। ऐसा कुछ सिस्टम होता है बट हम जितना क्वेश्चन करेंगे जनरली वो फिक्स रेट वाला क्वेश्चन ही हो वेरिएबल रेट वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं। नेक्स्ट है आपके द फर्स्ट ईएमआई हैज द हाईएस्ट इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड द लोएस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये लेकिन कौन से मेथड में होगा आरबीएम मेथड में होगा फ्लैट रेट में ये नहीं होगा। फिर सब्सिक्वेंटली द इंटरेस्ट कंपोनेंट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग व्हाइल द प्रिंसिपल कंपोनेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग।
द लास्ट ईएमआई हैज द लीस्ट इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड द हाईएस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। अगेन कौन से मेथड में होगा ये वाला? आरबीएम मेथड, फ्लैट रेट में नहीं होगा। चलो आगे। इसके बाद आप इस पेज को पहले कॉपी कर लो, फिर मैं कुछ बोलता हूं। चलो यहां देखो, इसमें क्या है, ईएमआई बाई आरबीएम मेथड में ये दो फॉर्मूला है आपके पास। आप बोलोगे सर दोनों रटना होगा हमको। हाँ, दोनों रटना होगा। आप क्यों रटना होगा, बात को समझो। सिंकिंग फंड जब हमने किया था तो मैंने आपको दिखाया था कि सपोर्टिंग आंसर जो है वो आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी दे सकता है, लाइक 1.005 टू द पावर 20 का आंसर आपको दे दिए। सपोर्टिंग आंसर के नाम पे वो आपको लॉग वैल्यूज भी दे सकता है, सपोर्टिंग आंसर के नाम पे वो आपको एन्युटी फैक्टर भी दे सकता है। तो इसमें भी क्या होगा कि जब आप ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन बनेगा, लाइक 1.0075 टू द पावर 25। अब नॉर्मल हाथों से कैलकुलेशन अगर आप वो करोगे तो 3 घंटे में ये भी नहीं होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये आंसर उसको समहाउ बताना पड़ेगा आप, और वो आपको हमेशा एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में ही बताएगा। अब एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में वो कभी कभार आपको पॉजिटिव पावर वाला आंसर बता सकता है, लाइक 1.0075 टू द पावर 25 आपको चाहिए था और उसने वही वैल्यू आपको बताया है। कभी कभार लेकिन वो आपके साथ में खेल खेलेगा कि 1.0075 टू द पावर आपको चाहिए था 25, वो आपको बताएगा -25, उसका आंसर वो आपको बता देगा। तो वहां पर आपको क्या चालाकी दिखाना है, देखो कि अगर पॉजिटिव पावर वाला आंसर आपको दिया ना, तो आप फॉर्मूला का ये फॉर्मेट यूज करो, और अगर आपको नेगेटिव पावर वाला सपोर्टिंग वैल्यू दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला का ये फॉर्मेट यूज करो। ये दोनों फॉर्मूला है सेम ही, बोलो कैसे? तो देखो ऐसे, अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन से हर एक टर्म को डिवाइड करते तो न्यूमरेटर में आई थिंक वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहां पर भी वो कैंसिल ऑफ होकर 1 बन जाएगा, और यहां पर जो आपका 1 पड़ा हुआ है दैट डिवाइडेड बाय दिस अगर करोगे तो पावर -n हो जाएगा उसका। तो ये फॉर्मूला अलग नहीं है दोनों सेम ही, लेकिन जैसा सपोर्टिंग वैल्यू आपको देगा उसके अकॉर्डिंगली वाइजली अपने दिमाग के साथ कॉन्शियस रह के आपको फॉर्मूला चूज कर, क्योंकि वो जो वैल्यू आपको देगा समहाउ आपको वो यूज करके ही आंसर निकालना। आप खुद से तो इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओ। क्लियर मेरे ख्याल में? बाकी सिंबल्स का सेम ही मीनिंग है। पी का मतलब प्रिंसिपल लोन अमाउंट, आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी पर मंथ, इसीलिए R/1200 करना पड़ेगा, और एन का मतलब 12 इंटू टी। चलेगा मेरे ख्याल में? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा नोट, अगर किसी सवाल में मान लो कि आरबीएम है कि फ्लैट रेट मेथड है, कुछ पता नहीं है, तो हम उसको आरबीएम ही मान के चलेंगे। ठीक है, पढ़ो। चलो देखो, पी कितना होगा आपका? 5 लाख। फिर उसके बाद में आई कितना होगा आपका? तो टेक्निकली 8% पर एनएम है, 8 अपॉन कितना होना चाहिए? 1200। बाकी देखो, मैं थोड़ा सा इसमें चाल चलूंगा। चाल क्या चलूंगा, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि ये सपोर्टिंग वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस आई होल टू द पावर एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ऑब्वियसली ये 1 तो उस 1 से चला गया, और बाकी ये जो बचा यही तो आई होगा। नहीं आ रहा समझ? इसको जब आप लगाओगे, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखना ध्यान से। EMI इज इक्वल्स टू, सिंस पॉजिटिव पावर का सपोर्टिंग वैल्यू दिया है तो फॉर्मूला में कौन सा यूज करूंगा? P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n अपॉन में 1 प्लस आई होल टू द पावर n -1। अब इसमें जब मैं नंबर से डालूंगा, इसी पार्ट का सपोर्ट दिया ना हमको, और किसका सपोर्ट देगा वो हम? आया बात समझ? अब इस पार्ट का सपोर्ट दिया है, उसमें वो बोल रहा है कि 1.0067 टू द पावर 60, तो दैट मीन्स कि आई का वैल्यू पक्का क्या रहा होगा? 0.0067। ये बात समझ में आ रहा है? तो वहां से हमको हिंट मिला कि फॉर श्योर इसका वैल्यू 0.0067 ही रहा हो। आया लॉजिक समझ में आया? पर हर क्वेश्चन में आप ये चीटिंग वाला काम कर सकते हैं। चलेगा? नेक्स्ट एन के लिए भी आप इससे चीटिंग कर सकते हैं। एन का वैल्यू कितना होगा? 60। बाकी थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो 5 साल है, एन कितना हो जाएगा आपका? 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू कितना? 60। पहले देखो कि ये वैल्यूज आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन से। क्लियर है मेरे ख्याल में? फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको? पॉजिटिव पावर वाला। लो यूज करूं तो ईएमआई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक पी यानी कि 5 लाख इंटू आई यानी कि 0.0067 इंटू 1.0067 होल टू द पावर 60 डिवाइडेड बाय 1.0067 होल टू द पावर 60 अगेन
-1। सिंप्लीफाई करने के बाद में दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 5 लाख इंटू 0.0067 इंटू 1.4928 डिवाइडेड बाय माइनस करने के बाद में आई थिंक 0.4928 बचेगा। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। नहीं 10,147.89 आना चाहिए। चेक करो एक बार। हाँ ये यही आएगा 10,147.89। चेक कर लो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको पढ़ो। सर अगर हम लोग जैसे वो ब्रैकेट में जो दिया हुआ रहता है जैसे वो अगर हम लोग को डायरेक्ट लिख देता हूँ चलें। इसमें क्या है कि उत्कर्ष परचेज अ लैपटॉप वर्थ 80,000 ही पेड ₹20,000 एज कैश डाउन एंड बैलेंस इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन 2 years if बैंक चार्जेस इतना पर एनम कंपाउंडेड मंथली कैलकुलेट द ईएमआई गिवन दिस। स्टार्ट करें। प्रिंसिपल कितना होगा आपका लोन का 60,000। 80,000 का लैपटॉप था 20,000 रुपया उसने खुद दिया तो लोन कितने का लिया 60,000 का। लिखो P इज इक्वल्स टू 60,000। फिर इसके बाद में मेरे ख्याल में I इज इक्वल्स टू क्या होगा टेक्निकली इट शुड बी 9/1200। मैं चीटिंग करके बोलूंगा इसका आंसर 0.0075। फिर n का आंसर मेरे ख्याल में 12 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 24। ईएमआई इज इक्वल्स टू आप सपोर्टिंग वैल्यू को देख लो एक बार पॉजिटिव ही है यहाँ पर भी तो आपको लेना चाहिए P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई पावर n अपॉन में 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 ऐसा चलेगा। वैल्यूज वगैरह डाल दो तो ईएमआई इज इक्वल्स टू P के जगह पर मेरे ख्याल में 60,000 इंटू आई के जगह पर 0.0075 इंटू इसका सीधा वैल्यू लिख देता हूं 1.1964 डिवाइडेड बाय 0.1964 कितना आ रही है वाला 2741.24 सही है। ये आ जाएगा 2741.1 चलेगा। 2.4 आ रहा है क्या अच्छा 2 ये अगर हो गया सबका इसको ट्राई करो तो खुद से एक ही जैसा है बहुत आसान है। P बताओ तो कितना आ रहा है आप लोगों का 50 लाख। फिर I इक्वल्स टू 7.5 बाई 1200 सॉल्व करने पे इट विल बी 0.00625। फिर n इक्वल्स टू 12 इंटू कितने साल के लिए है ये 20 साल तो इंटू 20 दिस इक्वल्स टू 240। अब ईएमआई का फॉर्मूला सिंस पॉजिटिव पावर का सपोर्ट है तो वही वाला लगाएंगे P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई पावर n अपॉन में 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 सो 50 लाख इंटू 0.00625 इंटू इसका वैल्यू 4.4608 अपॉन में यहां पर भी 1 माइनस करके लिख दूंगा तो 0.4608 कितना आ रहा है बताओ 40279.70। अच्छा सॉरी इसमें 4 पॉइंट समथिंग था ना सही कह रहे हो कितना होगा 3.460 करेक्ट और आंसर आपका 40279.70 ये आना चाहिए। अच्छा चल रहे हैं आगे चल रहे हैं इसको देखो देखो ये भी आसान है थोड़ा ध्यान से देखो जल्दी हो जाएगा
Mr. Dharmendra Patel purchased a motorcycle of rupees 1,50,000 which with rupees 25,000 down payment. He wishes to repay balance in equal monthly installment in 4 years. If the bank charges 9% per annum compounded monthly, calculate the EMI. पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डिकोड करो. पी कितना होगा आपका? नहीं, 1,25,000. 1.5 लाख रुपए का बाइक है, 25,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट दिया है, तो कितने का हो जाएगा? 1,25,000. आई का वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 1200 सॉल्व करने पे 0.0075 और n का वैल्यू 12 इंटू कितना, कितने साल के लिए? 4 साल. तो 12 इंटू 4 48. अब EMI इज इक्वल्स टू, अब एक बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, हाँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में लिखना. पॉजिटिव पावर का ही सपोर्ट है तो फॉर्मूला लगेगा वो पहला वाला ही, 1,25,000 इंटू 0.0075 इंटू 1.4314 डिवाइडेड बाय 1.4314 माइनस 1 तो 0.4314. कितना आ रहा है बताओ? 66 या 65 भी चलेगा, कोई बात नहीं. 311.0.65 आ रहा है क्या आप लोगों का? चलो वो भी चलेगा, कोई बात. क्लियर मेरे ख्याल में. चलो देखो लास्ट क्वेश्चन, इस पे 5 स्टार लगा लेना आप लोग. पढ़ो. देखो यहां देखो, पहले पढ़ के समझते हैं क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि सुरजीत परचेज अ न्यू हाउस कॉस्टिंग इतना, घर का दाम इतना था. ही मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, कितना किया पता नहीं, सो दैट ही कैन पे द बैलेंस बाय टेकिंग अ होम लोन फ्रॉम XYZ बैंक. इफ this executed monthly installment is rupees 30,000 at 9% interest compounded monthly by RBM method and payable for 25 years, then what is the initial down payment made by him? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनना है इसके बारे में. घर कितने का था, उसमें से थोड़ा पैसा था इसके पास, कितना था हमको नहीं पता, उतना ये दे दिया. 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है. मान लो कि 3 लाख रुपया था इसके पास में, 3 लाख रुपया अगर ये दे दिया तो लोन कितने का उठाना पड़ा इसको? 37 लाख का ना. तो मतलब लोन जितने का उठाना पड़ा उसको अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा कि जेब में कितना पैसा था इसके पास. अभी जेब में जितना पैसा था उतना डाउन पेमेंट किया है इसने, बट मुझे नहीं पता कि डाउन पेमेंट कितना हुआ है इसका. लेकिन लोन जो इसने उठाया ना उसका EMI बैठ रहा है 30,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और टाइम पीरियड है 25 साल. तो इस सारे इंफॉर्मेशन से आई कैन समहाउ फाइंड आउट कि इसने लोन कितने का लिया हो, और जितने का लोन लिया होगा बाकी सारा पैसा इसको कैसे देना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट. तो लोन का अमाउंट निकालो और 40 लाख में सोचो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो आपको डाउन पेमेंट मिल जाएगा. लिखो. और एक कैच, इसमें नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ देखो सपोर्ट के लिए, तो आपको फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा इस. ठीक है, लिखो. लेट द लोन अमाउंट बी P, लेट द लोन अमाउंट बी P. फॉर्मूला भी चेंज होगा आपका, तो EMI इक्वल्स टू P इंटू आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n. अच्छा साइड में P तो पता नहीं, आई आपका कितना होगा 9 बाई 1200 और वही आता है 0.0075 और n इक्वल्स टू 12 इंटू 25 तो 300. सारा इसमें बिठाओगे तो EMI आपका 30,000 का है, इज इक्वल्स टू P इंटू 0.0075 अपॉन 1 माइनस 1.0075 टू द पावर माइनस 300. वैल्यूज देखोगे तो P इंटू 0.0075 अपॉन इसका आंसर दिया है 1 माइनस 0.1062. एक बार लिख रहा हूं ऐसे, ये कैलकुलेट करके कितना आता है, एक सेकेंड. 0075 बोलो तो कितना, 8 क्या 8938. बढ़िया. और यहां पर आपको कितना 30,000. सो यहां से P कितना आएगा बताओ, एक सेकेंड.
30,000 इंटू 0.8938 और अपॉन में 0.0075। सॉल्व करने के बाद में बोलो कितना 35,75,200 35,75,200 ठीक है। अच्छा आप लिखो देयरफॉर डाउन पेमेंट इज इक्वल्स टू 40 लाख माइनस 35,75,200। सॉल्व करके कितना आएगा 4,08,000 24,800। ये आपका डाउन पेमेंट चलेगा मेरे ख्याल। चलो आज के लिए इतना।